बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाइंस के बारे में। एक्सरसाइज 10.5 में दो टॉपिक है, एक लाइंस के लिहाज से और एक प्लेन के लिहाज से। तो पहला टॉपिक हमारा है लाइन के लिहाज से हमने ये कंप्लीट लेक्चर जो है वो इसी के ऊपर है, और प्लेन के ऊपर हमारा एक दूसरा लेक्चर बनेगा। पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर लाइन जो है हमारे पास, पैरामीट्रिक इक्वेशन हम बनाएंगे। एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा, टी पैरामीटर होगा। पैरामीट्रिक इक्वेशन बनेंगे हमारे पास लाइन के लिए। एक पॉइंट से पास होगा टू द लाइन पैरेलल टू दिस पॉइंट, पैरेलल टू द वेक्टर, यानी ये जो पॉइंट है यहाँ से लाइन पास होगा और वो लाइन पैरेलल होगा इस वेक्टर को। तो हमने क्या करना है, पैरेलल लिखा हुआ है यहाँ पे लग कि इस वेक्टर को पैरेलल है, ये लाइन है हमारे पास। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या बनेगा इसके लिए, हमारे पास क्या होगा, x इज़ इक्वल टू, क्योंकि हम x का इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशंस लिखा हुआ है, पैरामीट्रिक इक्वेशन, तीन इक्वेशन बनेंगे x, y और z के लिहाज से। x के लिहाज से जो इक्वेशन है उसमें पहला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू x1 यहाँ से होगा, और फिर उसके बाद हमारे पास पहला कंपोनेंट यहाँ से उठाएंगे, सो ये होगा प्लस a1, और जो वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा इसके साथ वो है t। ये एक इक्वेशन बन गया, x इज़ इक्वल टू x1 प्लस a1t। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, y इज़ इक्वल टू, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या होगा, y1 ये पॉइंट कंपोनेंट, सो y1 प्लस a2t। और अगर z के लिहाज से हमारे पास क्या होगा, z इज़ इक्वल टू z1 प्लस a3t। ये मेरे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.5 में 1 से लेकर 4 जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर द लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस वेक्टर। हमें एक पॉइंट गिवन है और एक वेक्टर हमें गिवन है। याद रखें पैरेलल लिखा हुआ है, अगर हमारे पास वेक्टर मौजूद नहीं है तो फिर पॉइंट ज़्यादा होंगे और उनके बीच हम एक वेक्टर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले 1 से लेकर 4 तक जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास क्या होगा, फार्मूला सबसे पहले ये लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए मेरे पास ये जो पहला पॉइंट है ये है आपके पास x1, ये है आपके पास y1, और ये जो पॉइंट है ये z1। ये जो मेरे पास कंपोनेंट है ये मेरे पास है a1, ये जो कंपोनेंट है ये a2, और ये जो कंपोनेंट है ये a3। सबसे पहले हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू x1 प्लस a1t, y इज़ इक्वल टू y1 प्लस a2t। इक्वेशन लिखेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन है इन तीन इक्वेशन को मैंने लिख दिया, c इज़ इक्वल टू z1 प्लस a3t। अब हम क्या करेंगे, इसमें से x1, y1, z1 एंड a1, a2, a3 ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू, x1 की वैल्यू है 5 प्लस a1 की वैल्यू क्या है माइनस, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि -1 और इंटू टी। y इज़ इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या है 0 प्लस यहाँ पे क्या है -4 इंटू टी, और z इज़ इक्वल टू z1 की वैल्यू क्या है -2, सो -2, और a3 की जगह 1 इंटू टी। ये हो जाएगा मेरे पास x इज़ इक्वल टू 5 माइनस टी, y इज़ इक्वल टू 0 माइनस 4t, तो यहाँ पे मैं -4t लिख रहा हूँ, एंड z इज़ इक्वल टू -2 प्लस टी। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन आ गए जिसमें हमारे पास एक पॉइंट और एक वेक्टर है। अब इसके बाद हमने फाइंड करना है पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर लाइन टू टू आर्बिट्री पॉइंट। अगर हमारे पास आर्बिट्री पॉइंट 2 है और वेक्टर हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हमने इसके पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो किस तरह फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए P1 और P2 हमें गिवन है, 2 पॉइंट है, लेकिन ए वेक्टर नहीं है। तो हमें चाहिए कि भाई 2 वेक्टर के लिए आपके पास एक वेक्टर होना चाहिए और वो वेक्टर पैरेलल होना चाहिए। सो लेट ए इज़ द वेक्टर कोऑर्डिनेट करस्पॉन्ड टू द P1 P2। अगर एक वेक्टर मैं कहूँ कि भाई ये दोनों पॉइंट से मैंने वेक्टर बनाना है, करस्पॉन्डेंस वेक्टर बनाना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या हो, ए इज़ इक्वल टू P1 P2, P2 में से P1 को माइनस करेंगे, सो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ये मेरे पास वेक्टर आ गया। इसी को हम कहेंगे कि ये मेरे पास जो पॉइंट है ये मेरे पास होगा a1, ये होगा a2 और ये a3। ये 3 पॉइंट हमारे पास बन जाएंगे और ये एक वेक्टर है। अब अगर मैं लिख दूं कि a इज़
पैरेलल टू P1, तो इक्वेशन क्या होंगे? अगर P1 को मैं पैरेलल करना चाहता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएंगे x इज इक्वल टू x1 प्लस a1t, y इज इक्वल टू y1 प्लस a2t एंड z इज इक्वल टू z1 प्लस a3t। अगर मैं लिख दूं कि a इज़ पैरेलल टू P2, तो फिर आपके पास x इज इक्वल टू x2 प्लस a1t, y इज इक्वल टू y2 प्लस a2t एंड z इज इक्वल टू z2 प्लस a3t। इक्वेशन आप इनमें से कोई एक आपने इक्वेशन आप लाइन जो है वो आपने लिख देना है। आपके ऊपर है कि a वेक्टर पैरेलल टू P1 करना चाहते हैं या a वेक्टर इज़ पैरेलल टू P2 करना चाहते हैं। तो अगर आप P2 यूज़ करेंगे तो P2 की ये वैल्यू आपके पास आ जाएंगे, और अगर P1 की यूज़ करेंगे तो आपने ये वैल्यू लिखना है। अब एक्सरसाइज में 5 से लेकर 8 तक जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैरामीट्रिक लाइन टू द पॉइंट P1 एंड P2, डिटरमिन इफ पॉसिबल द पॉइंट्स एट विच द लाइन इंटरसेक्ट ईच ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। हमने एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड करना है जो कोऑर्डिनेट प्लेन को इंटरसेक्ट करता है, तो उसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक वेक्टर बनाना चाहते हैं, तो वो वेक्टर करस्पॉन्डेंस वेक्टर क्या होगा? P2 में से P1 को माइनस करेंगे, सो x2 माइनस x1 करेंगे तो आपके पास क्या होगा? 7 में से माइनस इंटू माइनस 3 फिर कामा, फिर उसके बाद आ जाएगा 11 में से 1 को माइनस करेंगे y2 माइनस y1, और फिर उसके बाद कामा और z2 माइनस z1, सो माइनस 8 माइनस इंटू माइनस 1 ये वेक्टर बन गया। सो मेरे पास P1 P2 जो है ये a, उसको मैंने एक वेक्टर का नाम दिया हुआ है a, तो ये 7 इंटू ये हो जाएगा 10, फिर कामा 11 में से ये भी 10 और 8 और माइनस इंटू माइनस प्लस 1, सो दिस इज़ इक्वल टू माइनस 7। ये मेरे पास एक वेक्टर आ गया। अब अगर मैं कहूँ कि a इज़ पैरेलल टू P1, अगर P1 के लिहाज से मैं उसको लिखना चाह रहा हूँ कि पैरेलल टू P1 है, देन तो अब मेरे पास x इज़ इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या है? ये वाला पॉइंट आपके पास x1 है, सो माइनस 3 प्लस 10t। y की वैल्यू क्या होगी? y1 की वैल्यू क्या है? y1 की वैल्यू आपके पास है 1, सो 1, और यहाँ पे b1 जो है वो 10t एंड z इज़ इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 7t। ये मेरे पास इक्वेशन जो है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन आ गए। अगर a इज़ पैरेलल टू P2 करेंगे तो फिर हम ये वैल्यू उठा सकते हैं, इनमें से कोई एक वैल्यू आप उठाएंगे। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है मैं यहाँ पे लेता हूँ कि नंबर 1 में यहाँ पे लेता हूँ कि XY, अगर XY प्लेन है इंटरसेक्ट XY प्लेन इंटरसेक्ट बाय लाइन, यानी ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है अगर ये XY प्लेन को सिर्फ इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? z इज़ इक्वल टू 0 होगा, z हमारे पास 0 हो जाएगा। अगर XY प्लेन को इंटरसेक्ट करता है तो z क्या होगा? वहाँ पे z कंपोनेंट 0 हो जाएगा। जब z 0 हो जाएगा तो मैं इस इक्वेशन में ये जो मेरे पास इक्वेशन है इस हिस्से को मैं उठाऊँगा, यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ। तो जब 0 हो जाएगा, 0 इज़ इक्वल टू माइनस 1 माइनस 7t, यहाँ से मैं t की वैल्यू निकालूंगा, सो 1 इधर आ जाएगा प्लस माइनस 7 से डिवाइड होगा, सो माइनस 1/7 आ जाएगा t की वैल्यू। इस t की वैल्यू को मैं पुट करूँगा x और y इक्वेशन में। मैं यहाँ पे ले देता हूँ कि पुट इन x एंड y इक्वेशन। इक्वेशन कौन सा है? पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन वाले में है। x और y की जगह इसमें t की वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। सो x इज़ इक्वल टू क्या है? -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई -1/7 एंड y इज़ इक्वल टू 1 प्लस 10 इंटू -1/7। सो यहाँ z इज़ इक्वल टू 0 जब हमने यहाँ पे पुट किया तो मेरे पास z की वैल्यू क्या है? वो t की वैल्यू हमने निकाल दी -1/7। -1/7 की वैल्यू x और y की अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास x और y की वैल्यू ये दोनों वैल्यू आ गई।
इसका मतलब क्या हुआ कि वो पॉइंट मेरे पास आ गया जो एक्स वाई प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि जो कोऑर्डिनेट प्लेन को इंटरसेक्ट करता है, जब एक्स वाई प्लेन की हम बात करेंगे तो जी ज़ीरो होगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा। और अगर हम वाई जी प्लेन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्स नहीं है तो एक्स ज़ीरो रहेगा। यहाँ पे एक्स जी प्लेन की बात कर रहे हैं तो वाई नहीं है तो वाई ज़ीरो रहेगा। तो हम जब इस पॉइंट को फाइंड करेंगे, यानी वाई जी प्लेन में हम उसको पॉइंट जो है इंटरसेक्शन पॉइंट जो इंटरसेक्ट करता है कोऑर्डिनेट प्लेन को, अगर हम उसमें फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्स ज़ीरो होगा, ज़ीरो को उठा के यहाँ पुट करेंगे, टी की वैल्यू आ जाएगी 3/10। 3/10 को उठा के वाई और जी में पुट करेंगे तो मेरे पास एक पॉइंट आ जाएगा, वो वैल्यू यहाँ पे हम लिख देंगे। अगर मैं एक्स और जी प्लेन की बात करूँगा तो वाई को ज़ीरो रखूँगा, वाई को ज़ीरो रखूँगा तो मेरे पास टी की वैल्यू आ जाएगी -1/10। -1/10 को यहाँ पे जी में और एक्स में पुट करेंगे तो मेरे पास ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे। 11 से लेकर 14 तक जो क्वेश्चन है 10.5 एक्सरसाइज में हमें दो इक्वेशन ऑफ लाइन मिले हुए हैं। डिटरमिन वेदर द टू लाइन इंटरसेक्ट। अगर ये दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है। अब ये जो मेरे पास है ये लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर 2 है, दो लाइन है। अगर दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अगर मैं ये कहूँ कि ये दोनों लाइन पैरामीट्रिक इक्वेशन, अब लाइन जो है टी वेरिएबल पैरामीटर यूज़ हुआ है, यहाँ पे वी यूज़ हुआ है। अगर ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इक्वल होंगे, ये पॉइंट सेम है, ये दोनों पॉइंट सेम होंगे और ये जी की इक्वल हो जाएंगे। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो वो जो पॉइंट होगा एक्स की इक्वल होगा, दोनों सेम पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम अगर यहाँ पर लिखते हैं कि भाई अगर एक्स की इक्वल है, वाई की इक्वल हो जाए और जी की इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे ये पॉइंट ऑफ, यानी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 1 - xt इज़ इक्वल टू 2 + 2v, वाई वैल्यू की वैल्यू है 3 + 2t इज़ इक्वल टू 6 + v और जी की इक्वल है तो ये दोनों इक्वेशन 1 - 2t इज़ इक्वल टू 2 + v। ये इस साइड पे आ जाएगा 2v + 6t इज़ इक्वल टू, ये 2 साइड पे चला जाएगा तो 2 - 1 तो ये -1 आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूँ। 2v, ये पॉइंट इस साइड पे आ जाएगा और 2 से चला जाएगा। इसको भी ऐसे मैं कर लेता हूँ कि v ये साइड पे चला जाएगा -2t इज़ इक्वल टू 6, इस साइड पे आ जाएगा तो ये -3 और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। इस इक्वेशन में क्या है, v अपनी जगह पे 2t इस साइड पे आ जाएगा तो v + 2t और 2 साइड पे आ जाएगा तो इज़ इक्वल टू -1, ये इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन आ गए, 2 वेरिएबल है तो यहाँ से हमने t और v की वैल्यू निकालनी है। ये जो लास्ट 2 इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को, ये जो मेरे पास ये 2 इक्वेशन है, इन दोनों को आपस में मैं ऐड कर लेता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, अगर मैं इनको ऐड करूँ तो v के साथ ऐड होके 2v, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इज़ इक्वल टू यहाँ पे -3 और -1 इज़ -4। सो v की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, इक्वल टू -2, ये वैल्यू आ गई। इसी वैल्यू को उठा के आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 में v की वैल्यू -2 पुट करता हूँ तो -4 आ जाएगा, -4 इस साइड पे आ जाएगा तो -4 यहाँ पे, -4 इस साइड पे आ जाएगा तो +4, सो 3 आ जाएगा। सो t की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/2, ये वैल्यू आ गई। v और t की वैल्यू हमने निकाल दी। अगर v की वैल्यू -2 है और t की वैल्यू 1/2 है, अगर t की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूँ इस लाइन में, मेरे पास x, y और z की वैल्यू आ जाएगी और वो पॉइंट आ जाएगा x, y, z के, जिस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। या v की वैल्यू -2 मैं लाइन नंबर 2 में पुट करूँगा तो मेरे पास x, y, z की वैल्यू आएगी। तो v चूँकि -2 है, -2 मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ कि पुट इन लाइन 2,
लाइन 2 में मैं v की वैल्यू पुट कर देता हूँ। v की वैल्यू तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो -2 में पुट करूँगा तो 2 + -4 सो -2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, y की वैल्यू है 4 और ये -2 जब यहाँ पुट करूँगा तो z की वैल्यू आ जाएगी 0। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास क्या आएगा, -2, 4 और 0, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों का। t = 1/2 उठा के यहाँ पे पुट कर दे, ये t = 1/2 यहाँ पे पुट करूँगा तो 1 - 3 सो -2 आ जाएगा, वो यहाँ पे पुट करूँगा सो 4 आ जाएगा, यहाँ पे पुट करूँगा तो -1, 1 - 1 इज़ 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास ये आ गया। 15 से लेकर 18 तक जो है वो दो लाइन हमें गिवन है, एक लाइन 1 ये है, लाइन 2 ये है, और उनके बीच हमने एंगल फाइंड करना है। अब एंगल के लिए यहाँ पे अगर मैं ये लिख दूँ कि जब भी हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है, जिस तरह ये इक्वेशन गिवन है, तो ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये बेसिकली ऐसे फॉर्म में लिखा हुआ है कि अगर x = x1 + a t है और मैं t की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, सो x - x1 / a = t आएगा, और ऐसी ही y - y1 / a1, ये a2 = t होगा, और z - z1 / a3 = t होगा। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन जो है उसमें से t वेरिएबल को अगर हम निकालेंगे तो फिर इक्वेशन ऑफ लाइन को ऐसे फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इस फॉर्म में लिखने का मकसद ये था कि नीचे जो हम डिवाइड करते हैं ये हमारे पास वेक्टर कंपोनेंट है, a1, a2, a3, ये मेरे पास वेक्टर कंपोनेंट होंगे ये तीनों। ऐसे ही इस लाइन के लिए ये वेक्टर कंपोनेंट है। सो मेरे पास a वेक्टर जो बनेगा वो है 3, 3 और 1, और b जो वेक्टर बनेगा वो होगा 4, -3, -9। दो आपके पास वेक्टर आ गए, तो अब इसके बीच में एंगल हमने फाइंड करना है। तो एंगल या तो आप साइन थीटा के थ्रू फाइंड करें या डॉट प्रोडक्ट जो है a डॉट b, सो a डॉट b = a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे इसको मैं अगर लिख दूँ कि थीटा = cos इनवर्स ऑफ a डॉट b डिवाइड बाई a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। सो a डॉट b 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जब a डॉट b फाइंड करेंगे, सो a डॉट b = इसको मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, और फिर a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड, इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। a डॉट b मेरे पास क्या आएगा, -6, और a मैग्नीट्यूड, इस a का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, सो 19, 9 + 9 18 + 1 19, और b मैग्नीट्यूड 4 और 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, सो 106 आ जाएगा। इन तीनों वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया। कास इसको सिम्प्लीफाई करने के बाद कास इनवर्स ऑफ -0.133, इसका एंगल मेरे पास 97.64 जो है इसका एंगल आ गया। तो ये तो 1 से लेकर 18 तक जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर थे, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन जो है इनके ऊपर थे। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन करें, और अगर आपको लगे कि इस लेक्चर से किसी और स्टूडेंट का फ़ायदा हो सकता है तो उनके साथ यह लेक्चर ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।